नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, और ख़ासकर हमारा फोकस आज रहेगा उन लोगों पर जिन्हें या तो पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है, या फिर उन्हें पता भी है कि वो डायबिटीज़ के दरवाजे पे खड़े हैं, प्री डायबिटिक हैं या उनका शुगर लेवल हाई है, लेकिन उन्हें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, तो वो एक तरीके से अनजान ही रहते। इसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए। इसलिए क्योंकि दुनिया भर में जितने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो अनुमान है लैंसेट का, उसका 1/4 अकेले भारत में है, और उसमें बड़ा हिस्सा भारत में ऐसे लोगों का है जो अपने डायबिटीज़ से अनजान है। साथ ही जिन लोगों को पता भी है, उसमें ट्रीटमेंट, जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। तो वो कौन लोग हैं जो अपने डायबिटीज़ से अनजान हैं? एक मोटा सा अनुमान आप कह सकते हैं, या फिर जिनको उस वर्ग में रखा जा सकता है, वो कौन लोग हैं ये समझ लीजिए। तो इसमें भी आपको एक खाका सा मिल जाएगा। जिनको अपने डायबिटीज़ का पता नहीं है, ऐसे लोग, हालांकि यहाँ पर भारत में अवेयरनेस काफ़ी होनी चाहिए। लक्षण नहीं है, शुगर लेवल हाई है, उन्हें मालूम है कि उनका शुगर लेवल हाई आया है, लेकिन लक्षण ऐसे नहीं है जो डायबिटीज़ में बताए जाते हैं, माने जाते हैं, तो वो लोग भी एक तरीके से इलाज नहीं करवाते, तो अनजान के जैसे ही। प्री डायबिटीज़ हैं लोग, लेकिन लापरवाह हैं। ये नहीं समझ रहे कि प्री डायबिटीज़ में अगर आप हैं आज, तो कल को आप डायबिटीज़ में जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा अपना लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह का ख्याल रखें, तो आप डायबिटीज़ को टाल सकते हैं लंबे समय तक। ऐसे लोग जिनके परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास है, वो भी बहुत वल्नरेबल होते हैं डायबिटीज़ के लिहाज से, तो एक समय के बाद उनको भी अपना खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे तमाम लोग जागरूक हों, ध्यान दें जो हम कह रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। यही हमारा मकसद है आज के प्रोग्राम का। पहले आपको अपने एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजी की कंसल्टेंट डॉक्टर सोनाली शिवाजी कंगने हैं। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सप्तर्षि भट्टाचार्य हमारे साथ होंगे। साथ ही न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ है। तो डॉक्टर सोनाली, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो कैटेगरी हमने चुनी है, जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को तैयार करते समय जब हमारी नज़र ऐसे आर्टिकल्स पर पड़ी, तो ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी चिंता की बात है भारत में उन लोगों के लिए जो अपनी डायबिटीज़ से या तो अनजान है, या फिर उन्हें थोड़ा पता भी है लेकिन वो लापरवाही करते हैं। हाँ, अगर हम नंबर्स की बात करें तो भारत में फिलहाल हर 3 आदमी के पीछे 1 आदमी को प्री डायबिटीज़ है, और 90% लोगों को इसका पता भी नहीं है कि वो प्री डायबिटीज़ के रेंज में आते हैं। जबकि हमारी इंडियन एथनिसिटी जो है, एशियन एथनिसिटी जो है, वही हमें प्रीडिस्पोज करती है इस फैक्ट की तरफ कि अगर हम नॉर्मल, हमारा वज़न भी नॉर्मल है उसके बावजूद भी, और हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छा है, खान पान भी अच्छा है, उसके बावजूद भी हमें डायबिटीज़ होने का धोखा ये बाकी की एथनिसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, और हमेशा अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है तो आपको हमेशा एटलीस्ट साल में एक बार आपका जो शुगर का जांच है वो करके उस पर नज़र रखनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं भी है, तो हर 3 साल में एक बार आपको 20 की उम्र के बाद आपको हमेशा वो शुगर के लेवल्स पे आपका नज़र रखनी चाहिए। प्री डायबिटीज़ ये एक ऐसी स्टेज है डायबिटीज़ के डेवलपमेंट में जो आपको कम से कम 5 साल 10 साल तक पता भी नहीं चलेगा, कोई सिम्टम्स भी नहीं आएंगे, और जब आपको पता चलेगा तब ऑलरेडी आपका शुगर काफ़ी हाई हो चुका होगा। इसीलिए इस प्री डायबिटीज़ स्टेज में अगर आप सतर्क हो जाते हो, और वो सारी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप पहले से ही करना चालू कर देते हो, आपका शुगर पे जांच करना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ें अगर आप चालू कर लेते हो, तो काफ़ी हद तक और काफ़ी लंबे समय तक
आप आपके डायबिटीज़ को होने से और डायबिटीज़ की मेडिसिन्स चालू होने से और आपका शुगर ज़्यादा होने के कारण शरीर में जो अब बाकी अवयव पे जो असर हो रहा है, उसकी मात्रा आप काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हो। जी। तो ये एक इनिशियल आप कह सकते हैं सलाह है। डॉक्टर भट्टाचार्य, प्री डायबिटिक को कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब हम कौन सा टेस्ट कराएं, कैसे पता लगे, और प्री डायबिटिक जो हो जाते हैं उनके लिए लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, प्री डायबिटीज या डायबिटीज ये सब का डेफिनेशन बहुत क्लियर कट है। इसमें WHO, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, सबका बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है। इसमें दो तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, आइदर ब्लड ग्लूकोज के माध्यम से, नहीं तो HbA1c करके एक टेस्ट होता है जिसमें 3 महीने का एवरेज शुगर का टेस्ट पता चलता है, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं, उसके थ्रू भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर HbA1c 5.7 के नीचे है तो दैट इज नॉर्मल, 5.7 to 6.4 है उसको प्री डायबिटीज कहा जाता है, 6.5 या उसके ऊपर है उसको डायबिटीज कहा जाता है। शुगर के लिए भी क्लियर कट गाइडलाइंस है, अगर फास्टिंग में लेस देन 100 है तो वो नॉर्मल है, 100 to 125 है उसको प्री डायबिटीज कहा जाता है एज पर एज अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। 126 या उसके ऊपर शुगर है तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। ग्लूकोज पिला के भी टेस्ट होता है जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, उसमें भी 140 और 200 का कट ऑफ है एट 2 आवर्स फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। एंड ये सारे क्राइटेरिया हैज ए लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। लोग कहते हैं नहीं, डॉक्टर्स ऐसे ही कहते हैं डायबिटीज है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, वो नहीं है। बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ डाटा, मिलियंस ऑफ पेशेंट्स डाटा इज देयर कि इस लेवल के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है और इस लेवल पे हमें केयरफुल होना पड़ेगा ताकि शुगर रिलेटेड एक्यूट और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन दोनों प्रिवेंट हो। तो डॉक्टर भट्टाचार्य, इस लेवल पे हमें अलर्ट होना होगा तो क्या करना होगा? देखिए, प्री डायबिटीज में तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है, डाइट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। किसी किसी केस में जिनका बहुत हाई रिस्क है टू प्रोग्रेशन टू डायबिटीज बहुत ज्यादा है, या साथ में और जी, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। डॉक्टर सोनाली, यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर प्री डायबिटीज कोई अगर डिटेक्ट होता है तो क्या करना पड़ेगा उसको? डॉक्टर सोनाली चाहिए। हाँ, देखिए, डायबिटीज़ हो या फिर प्री डायबिटीज़ हो, दोनों के लिए जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो है आपका डाइट मॉडिफिकेशन। सेकंड ट्रीटमेंट होता है वो है आपका एक्सरसाइज। थर्ड ट्रीटमेंट होता है जो आपका मैनेजमेंट ऑफ योर स्लीप हाइजीन एंड आपका स्ट्रेस लेवल जो कम रखना है। और फिर उसके बाद में जो नंबर आता है वो आपका मेडिसिन है या फिर अदर टाइप ऑफ थेरेपीज है। सो प्री डायबिटीज का जो इलाज है उसमें हम बोलते हैं कि डाइट मॉडिफिकेशन में जो हमारा डाइट है उसमें अगर हम हाई फाइबर डाइट, जैसे कि बहुत सारा आपके खाने में अगर सलाद अच्छा प्रमाण में हो, सब्जियां अच्छे से प्रमाण में हो जिसमें आपको फाइबर मिलेगा, आपके खाने में मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन्स होना चाहिए, और फिर उसके बाद नंबर आता है जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपके सारे ग्रेन से बनी हुई चीजें होती है। मैक्सिमम हमारा जो इंडियन डाइट है वो हाई कार्ब डाइट है, जैसे कि हमारा मैक्सिमम जो खाने की पदार्थ होते हैं वो एक तो गेहूं या फिर ज्वार या फिर राइस, इससे बने हुए होते हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये नहीं कि हम ये वाली चीजें नहीं खा सकते हैं, बट हमें हमारे डाइट में इसी इक्वल प्रोपोर्शन में सलाद, सब्जी और प्रोटीन्स जो हमें आपके स्प्राउट्स में से मिलता है, दाल में से मिलता है, या फिर आप नॉनवेज खाते हो तो एग, फिश, चिकन, इन सारी चीजों में से मिलता है। इन सब की मात्रा अपने अपने खान पान में बराबर प्रमाण में होनी चाहिए। उसी तरीके से एक्सरसाइज, अभी हमने देखा है कि जैसे ही हम डेवलपिंग कंट्री में है और जैसे ही सारी चीजें बैठे बैठे हो रही है तो हमारा इनडायरेक्टली हम फिजिकली इनएक्टिव होते जा रहे हैं, और जिस वजह से भी
इनडायरेक्टली जो फैट कंटेंट है हमारे बॉडी में वो बढ़ते जा रहा है और वही इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करता है, जिसके कारण ये प्री डायबिटीज स्टेज आती है। और इसीलिए हमें कॉन्शियस एफर्ट्स लेके फिजिकली एक्टिव हर रोज रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए। और स्ट्रेस लेवल जो आजकल हमें किसी भी चीज़ के लिए हमारे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, हम मैक्सिमम टाइम सेडेंटरी जॉब्स करते हैं और ट्रैवलिंग में बहुत सारा टाइम जाता है, जैसे मुंबई के सिटी में या फिर काफ़ी अलग शहरों में, तो हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और इन जनरल एक स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है। वो भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए और ये प्री डायबिटीज स्टेज को हम एक्सपीरियंस करते हैं। और इसीलिए इन तीनों चीज़ों को हमें एक संतुलन करके हमारी प्री डायबिटीज स्टेज को रिवर्स लेके नॉर्मल स्टेज पे हम लेके आ सकते हैं। जी, तो प्री डायबिटीज स्टेज से आप रिवर्स कर सकते हैं, बाद में स्थिति और बिगड़ेगी। तो बात आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले डॉक्टर शिखा से एक कमेंट लेते हैं। डॉक्टर शिखा, जो खान पान जो है हमारा और जितनी बड़ी समस्या हमारे लिए डायबिटीज़ है आगे बढ़ती जा रही है, आपको कितना अलर्टनेस दिखाई देता है और क्या वो फंडामेंटल्स हैं जिनके ज़रिए हम थोड़ा मैनेजमेंट कर सकते हैं इस दिशा में? जी, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि हमें जो न्यूट्रिशन लेना चाहिए वो लो इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी चाहिए, यानी कि वो खाना जो आपके शरीर में जाके इन्फ्लेमेशन ना कॉज करे। तो लो इन्फ्लेमेटरी डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपके खाने में सिंथेटिक्स नहीं आने चाहिए। जैसे कि आमतौर पे जब कोई लोग बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो उसको बिस्किट को प्रिजर्व करने के लिए, उसके कलर के लिए, उसके अरोमा के लिए, उसके फ्लेवर के लिए डाले जाते हैं। तो ये सिंथेटिक्स इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। दूसरी चीज, जब हम केमिकल शुगर्स यूज करते हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स अवेलेबल हैं जो कि शुगर ऑल्टरनेटिव के रूप में बेचे जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि अच्छा इसमें चीनी नहीं है तो ये बहुत सेफ है, तो उसकी वो खूब इस्तेमाल करते हैं, चाय में, खीर में, हर तरह के व्यंजनों में उसको डालते हैं। तो दिस इज डेंजरस बिकॉज वो आफ्टर ऑल एक केमिकल है और केमिकल आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग दोज सिंथेटिक शुगर्स और सिंथेटिक केमिकल शुगर्स एट ऑल। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी जो डायबिटीज है और वो डायबिटीज आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही है तो आपको दो तीन चीजें करनी है। एक तो आपको ऑर्गेनिक खाना है, बिकॉज फूड चेन में भी काफी केमिकल्स आ गए हैं, जैसे जो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और केमिकल ये जो कीटनाशक दवाइयां यूज होती हैं, ये डायबिटिक्स में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। तो आपको ऑर्गेनिक की तरफ तेजी से जाना है, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुके हैं। एक और चीज जो मैंने बहुत कॉमन देखी है डायबिटिक्स में, कि वो कई डायबिटिक्स पेन किलर्स बहुत खाते हैं एंड दे डोंट रियलाइज कि अगर आप डायबिटिक हैं और आप पेन किलर खा रहे हैं तो आपकी किडनी को ये बहुत जल्दी डैमेज करेगा। एंड किडनी फेलियर पेशेंट्स जो डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं उसकी जो संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है हमारे देश में। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आपको पेन किलर विदाउट डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेना है, अपने आप कोई पेन किलर, कोई इस तरह की कोई भी चीजें नहीं लेनी है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूट्रिशन में हम खास बोलते हैं, वो है यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। अब एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स कौन से हैं? जैसे कि आंवला है, इट्स वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, उसको रोज लेना है डाइट में, कभी कभी नहीं, एवरी डे लेना है। उत्तराखंड में एक फ्लावर उगता है जिसको बुरांश कहते हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इसी तरीके से एक और पहाड़ों में एक बेरी उगती है, हिमालयन बेरी, इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। यानी ये जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसको अपने डाइट में आपको शामिल करना है अलॉन्ग विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कई डायबिटिक्स मैंने देखा है फल ही नहीं खाते, उनको लगता है कि फल में मीठा है तो हमें फल एकदम छोड़ देना है। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज जो फल है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सैलेड, कई डायबिटिक्स मैंने देखा है सैलेड खाने से कतराते हैं, उनको लगता है कि अच्छा अगर फाइबर खाना है तो चलो हम चोकर की रोटी खा ली तो वो काफी है। नो, सैलेड्स के अंदर एंजाइम्स हैं जो आपके गट बायोम को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे आपकी, तो सैलेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कई चीजें जो मैंने देखा है, और ऑफ कोर्स डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, दैट कॉम्बिनेशन इज वेरी डेडली। तो जी उस पे हम आएंगे। डायबिटीज़ के अगर आप अनएड्रेस छोड़ते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? डॉक्टर भट्टाचार्य, देखिए जो लोग जिनको
डायबिटीज़ हो जाता है, प्रॉपर दवा शुरू हो जाती है, उनकी तो बात अलग है। लेकिन आज हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि निश्चिंत बैठे हुए हैं, तो वो कम उम्र के लोग होते हैं। ये बताइए कि अगर अनएड्रेस्ड रहता है, आप प्री डायबिटिक हैं और तब, तो क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कितने समय में वो सामने आ जाएंगे? देखिए, प्री डायबिटीज अभी तक शायद 10 साल पहले हम सोच रहे थे कि इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, बट आज के दिन में रिसेंट रिसर्च जो सजेस्ट कर रहा है कि एक्चुअली इवन किसी को अगर डायबिटीज हो भी रहा है तो तब देखा जाता है जो टाइप 2 डायबिटीज है, जब टाइप 2 डायबिटीज पहली बार पता चल रहा है, ऑलरेडी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस चल रहा है फॉर लास्ट 10 to 15 ईयर्स, एंड जो पैनक्रियास की इंसुलिन सिक्रीशन है वो ऑलरेडी 70-80% जब इंसुलिन सोर्स फ्रॉम द पैनक्रियास, इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पैनक्रियास हैज गॉन डाउन, तभी डायबिटीज सामने आता है। तो ये जो 10-15 ईयर्स जो है प्री डायबिटीज चल रहा होगा। प्री डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देयर इज प्रोग्रेशन टू डायबिटीज। प्रेगनेंसी किसी को प्लान करना है, प्री डायबिटीज कैन कन्वर्ट टू जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जो एक स्पेशल तरीके का डायबिटीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्री डायबिटीज के साथ भी कार्डियक प्रॉब्लम्स का एसोसिएशन है, प्री डायबिटीज के साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी का एसोसिएशन है, प्री डायबिटीज के साथ इवन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो मेल्स में होता है उसका भी एसोसिएशन है। तो कुछ डायबिटीज प्रॉब्लम्स ऑलरेडी प्री डायबिटीज में आना शुरू हो जाता है। प्री डायबिटीज के साथ पीसीओएस का एसोसिएशन है, जो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम फीमेल्स में होता है। प्री डायबिटीज के साथ फैटी लीवर, एनएफएलडी या आजकल जिसको एमएसएलडी कहते हैं, जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज, ये सारे लिंक्ड है। सो प्री डायबिटीज को हम उतना कैजुअली ले नहीं सकते। इट्स द हार्बिंजर ऑफ सेवरल डिजीज, एंड इस टाइम में इफ यू आर केयरफुल, इफ यू कैन change your lifestyle, change your dietary pattern, change your start doing physical activity, तो बहुत हद तक बाकी सारे कॉम्प्लिकेशन सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, तो एक काम आपको करना है, दो में से एक टेस्ट, या तो आप फास्टिंग शुगर करवा लीजिए, 100 से ऊपर है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और एक दूसरा जो टेस्ट है HbA1c, ये आप करवा लें। इसमें जो डॉक्टर साहब ने रेंज बताया 5.7 से ऊपर, 6.4 से नीचे है तो आप प्री डायबिटिक है। इस स्टेज में अगर आप जाग जाते हैं तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, आप नॉर्मल एज में आ सकते हैं, और बराबर आपको मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस यहीं से शुरू हो जाते हैं, ये ध्यान रखिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कितने बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, भयानक परिणाम हो सकते हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ पर, और फोकस हमने रखा है उन लोगों पर जो प्री डायबिटिक हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है, और वो अपने डायबिटीज़ से अनजान, या फिर पता भी है तो लापरवाह है, तो वो क्या खतरे उठा रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स की बात से देखिए एक बात साफ है कि डायबिटीज़ का एक साइक्लिकल इफेक्ट होता है, मतलब डायबिटीज़ आपकी बॉडी को, आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ऐसे प्रभावित करता है कि फिर उससे फर्दर डायबिटीज़ भी बढ़ता है और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते हैं। डॉक्टर सोनाली, एक नया टर्म हमारे सामने आया CKM का, और ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का दिया हुआ टर्म है, कार्डियोवास्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये कहते हैं कि 4 चीज़ें हैं, ओबेसिटी है, और उसके साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज़ है, और किडनी का प्रॉब्लम है, तो और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। इनमें कोई दो हो तो आपको ये सिंड्रोम है, ऐसा जो हमने पढ़ा उसमें ये बात समझ में आई। तो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस, तो डायबिटीज़ किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस तैयार करता है, खास करके ये जो CKM टर्म है, कार्डियोवास्कुलर किडनी और मेटाबॉलिक, तो इसके संदर्भ में अगर आम आदमी को समझाना चाहें कि भाई क्या डैमेज हो जाएगा तो कैसे समझाएं? देखिए, कैसा होता है, कोई भी ये जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसका बेसिक रीज़न हम बताते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपका शरीर जो है, आपकी पैंक्रियास जो है, वो इंसुलिन ज़्यादा प्रमाण में बनाने के बावजूद, क्योंकि आपके बॉडी के जो सेल्स है
वो इंसुलिन की बात नहीं सुन रहे हैं या फिर उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए इंसुलिन का जो काम है कि आपका ब्लड का शुगर नॉर्मल रखना और ये जो ग्लूकोज आपका बन रहा है उसको हर एक सेल को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसका इस्तेमाल करना, ये काम नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ज़्यादा प्रमाण में रहता है। ये जो एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में रहता है वो अलग अलग तरीके के केमिकल्स में कन्वर्ट होता है, जिसको हम एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स ऐसे बोलते हैं। और ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो नॉर्मली अपने शरीर में नहीं होते हैं, वो बहुत सालों तक अपने ब्लड में उनका प्रमाण ज़्यादा होने के कारण वो अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स है उनके अलग अलग कंपोनेंट्स को अफेक्ट करते हैं, और जिसके वजह से ये सारे ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो शरीर में अननेसेसरी अनवांटेड ये जो केमिकल्स है वो ज़्यादा मात्रा में होने के कारण वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन जैसी इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, और जैसे कि बॉडी उस पर रिएक्ट कर लेती है, और इस कारण जो ये ऑर्गन्स है जैसे किडनी है, हार्ट है, वो सारे ऑर्गन्स जो है उनका जो फंक्शनिंग है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। और लॉन्ग टर्म ये मात्रा से ज़्यादा होने के कारण हमें पता भी नहीं चलता है, और सब क्लिनिकल लेवल पे सारे ऑर्गन्स थोड़े 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 करके अफेक्ट हो जाते हैं। और अभी रिसर्च में ये पाया गया है, पहले हमें लगता था कि ये सारे अलग अलग प्रकार के डिसीजेस है, क्योंकि सब लोगों में ये सारी चीजें एक साथ नहीं सामने आती है, जैसे हम रिपोर्ट्स करते हैं एक साथ नहीं पता चलता है। बट अभी अगर हम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली स्टडी करते हैं तो समझ में आता है ये जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन ऑनगोइंग है, ये सारी चीजों का जड़ तो यही बात है। और इसीलिए अभी ये न्यू टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का एक ही कनेक्शन है। जी डॉक्टर भट्टाचार्य, प्रॉब्लम्स हमने देख लिए क्या है इंडिया में और किस तरीके से कितना बड़ा है, लेकिन एज ए प्रैक्टिशनर अगर आपसे कहा जाए कि फंडामेंटल इशू क्या है जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, जिससे कि थोड़ी राहत मिल सकती है, तो आपके सजेशंस क्या होंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज। एवरीबडी इज वेरी कंफर्टेबल एट देयर ओन पोजीशन, एवरी इन देयर ओन स्पेस। तो किसी को कुछ भी बोला जाए तो सबको लगता है कि नहीं, डॉक्टर अननेसेसरी ये बात कर रहे हैं। आई एम कंफर्टेबल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को क्यों ये चीज करना है, मेरे को क्यों साल में एक बार टेस्ट करना है, मेरे को डाइट क्यों चेंज करना है, मेरे को एक्सरसाइज क्यों करना है। सो इंडियंस एज ए होल दे आर प्रीडिस्पोज टू कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज, ओबिसिटी। हमारा ओबिसिटी भी थोड़ा अलग तरीके का ओबिसिटी है। हमारा ओबिसिटी जो है वेट में या बीएमआई में वो नहीं दिखा जाता है, बट इफ यू लुक इनटू द एब्डोमिनल फैट और विसरल फैट, दैट इज मोर। तो इंडियंस, एशियंस, वी आर मोर प्रीडिस्पोज्ड इवन एट ए लो बीएमआई टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स। हमें समझना पड़ेगा, वी आर ए हाई रिस्क पॉपुलेशन, देयर विल बी मल्टीपल फैक्टर्स, पार्टली जेनेटिक्स, पार्टली एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पार्टली पॉल्यूशन, पार्टली द डाइट वी टेक। तो वी शुड बी taking things seriously, recognizing the problem, and also start doing regular changes. If लाइफस्टाइल चेंज एक्सेप्ट करना तो पहला कदम है। अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो फिर उसमें आगे आप कैसे बढ़ेंगे? डॉक्टर शिखा, आपका क्या सलाह है बेसिक खान पान के संदर्भ में जनरली, ताकि हम डायबिटीज से कम सेफ रहें? जी, सबसे पहले मैं कहूंगी कि डायबिटिक्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी डाइट में जितने भी केमिकल्स हैं उसको हटाएं। फाइबर के रूप में 3 तरह के फाइबर्स अपने इंक्लूड करें। एक तो सैलड के थ्रू जो आता है, बिकॉज उसमें एंजाइम्स बहुत होते हैं जो आपकी गट बायोम को रिक्वायरमेंट है। दूसरा है जो कि इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जैसे चोकर है, तो मोटा बहुत रिफाइंड मैदा, सूजी और ये सारी चीजें ना खाएं। और जैसे डायबिटीज के साथ हार्ट प्रॉब्लम भी होती है, तो ओट्स के अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, तो उस तरह की चीजें खाएं। जैसे एप्पल है, सेब है, उसको छिलके के साथ खाएं, उसके अंदर पेक्टिन होता है जो आपके ब्लड को क्लीन करता है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक्स के लिए खासकर, वो है कि
कई ऐसे फूड्स होते हैं जो डायबिटिक फ्रेंडली है, जैसे काला चना है वो डायबिटिक फ्रेंडली है। इसी तरीके से जैसे अगर आप देखिए बार्ले यानी जौ है वो डायबिटिक फ्रेंडली है, ठीक है। ओट्स डायबिटिक फ्रेंडली है, किनोआ जी, डायबिटिक जी। फ्रेंडली है। क्योंकि चलिए, समय चूंकि समाप्त हो रहा है, इसलिए डॉक्टर शिखा आपको रोक रहा हूं, लेकिन देखिए यहाँ से सबक यही है कि पहले तो आप स्वीकार करिए कि देश में जो प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की वो आपके लिए भी है, हम सबके लिए है। तो उसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, और जागरूकता की पहला कदम ये है कि आप जांच कराएं, पता करें, और जैसे ही आपको पता लगे तो आप उसको रिवर्स मोड में ले जाने के लिए एक्शन में आ जाए। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।